हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण तथा उत्प्रेरक के प्रकार और उत्प्रेरण के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम जो उत्प्रेरण है ये क्या होता है? कोई भी जो रासायनिक जो अभिक्रिया है उन रासायनिक अभिक्रियाओं में एंजाइम है, ये अभिक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित करता है तथा इस एंजाइम की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एंजाइम होते हैं ये जिस प्रकार से क्या होता है, जो बहुलक होता है, बहुलक को क्या कहा जाता है? वृद्धाणु कहा जाता है। तो एंजाइम होते हैं ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। उच्च अणुभार वाले यौगिकों के साथ साथ इनकी जो प्रकृति होती है ये प्रोटीनीय होते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति प्रोटीनीय होती है। लेकिन यहाँ पे बात करें कि प्रोटीन है, इनमें 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, अर्थात प्रोटीन की संरचनाओं को 4 भागों में बांटा जाता है, जिनमें एंजाइम है। इन एंजाइम में प्रोटीन की त्रैतक संरचना उपस्थित होती है, परंतु एक एंजाइम है आइसो एंजाइम, और आइसो एंजाइम है, इस एंजाइम में प्रोटीन की चतुर्थक संरचना उपस्थित होती है। तो यहाँ पे देखो कि जो एंजाइम होते हैं ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं, और उच्च अणुभार वाले यौगिक होने के कारण इन्हें वृहदाणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये प्रोटीन उच्च अणुभार वाले यौगिक होने के साथ साथ इनकी प्रकृति होती है प्रोटीनीय। जो एंजाइम होते हैं ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, और विशिष्ट प्रकृति के होने के कारण ये किसी एक विशेष अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। अर्थात विशिष्ट प्रकृति के साथ साथ एक एंजाइम केवल एक विशेष अभिक्रिया का ही उत्प्रेरण करते हैं। एंजाइम है ये जंतुओं एवं पादपों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को, यानी पादप एवं जंतुओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, और इन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने के कारण एंजाइम को जैव उत्प्रेरक कहा जाता है। तो ये तो हो गई इसकी सामान्य बातें कि एंजाइम उत्प्रेरण क्या है और ये किस प्रकार से व्यवहार करता है, अर्थात इनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो एंजाइम है ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जिनमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, और ये जो अभिक्रियाएं हैं उन अभिक्रियाओं में बोर्ड के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन एंजाइम उत्प्रेरित जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो अणु सूत्र होता है C6H12O6, क्योंकि ग्लूकोज होता है ये क्या होता है? मोनोसेक्राइड होता है। यहां पे देखो जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ये एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखो कार्बन परमाणु, यानी कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया में जो आगे वाला जो पद है ये तो होता है क्रियाकारक, और जो बाद वाला जो पद होते हैं ये होते हैं उत्पाद। तो क्रियाकारक उत्पाद में परमाणु की संख्या होती है बराबर 6, यहां पे आ गए OH। तो ये तो क्या हो गया कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज एंजाइम प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार C6 यानी C12, H22, O11, H2 इन्वर्टेज एंजाइम
ये इन्वर्टेज एंजाइम है डाइसैकराइड, और डाइसैकराइड क्या है, ये सुक्रोज। तो यानी सुक्रोज एक डाइसैकराइड होता है, और डाइसैकराइड होने के कारण जब इसका इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन कराने पर ये दो मोनोसैकराइड इकाइयों में विभक्त हो जाता है, जिनके बारे में हमने जैव अणु चैप्टर में डिस्कस किया था। यहां पे देखो, इनके जल अपघटन से दो मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होंगी, तो एक होगा ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। लेकिन दोनों का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, सेम। तो ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो माल्टोज होता है, ये भी डाइसैकराइड का एग्जाम्पल है। तो अणुसूत्र तो C12H22O11। जब इसका भी जल अपघटन किया जाता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन किया जाता है, तो इनके जल अपघटन से भी दो मोनोसैकराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, लेकिन दोनों ही मोनोसैकराइड इकाइयां ग्लूकोज होती हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6, और ये दोनों ही मोनोसैकराइड इकाइयां ग्लूकोज होती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है C6H10O5N। ये क्या है, स्टार्च। और स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसैकराइड होता है, अर्थात स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकराइड श्रेणी में रखा जाता है। और पॉलीसैकराइड होता है, इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है, अर्थात इनमें बहुत अधिक मोनोसैकराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बंधित होती हैं। तो जब स्टार्च है, जब इसका जल अपघटन किया जाएगा, तो जल अपघटन जब N एकलक इकाइयां हैं, तो इनके जल अपघटन में N जल के अणु प्रयुक्त होते हैं, और डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इनके जल अपघटन से N ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि बात करें कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, तो जब प्रोटीन का पेप्सिन एंजाइम, यानी जो पेप्सिन एंजाइम है, इस पेप्सिन एंजाइम है, यह प्रोटीन को एकलक इकाइयों अर्थात एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जो दूध है, इस दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए, अर्थात दूध को दही में परिवर्तन लैक्टोबैसिलस के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार जो अमोनिया है, यूरिया है, इस यूरिया का जब जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन कराने से ये अमोनिया एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पे देखो कि यूरिया है H2NCO जब इसका जल अपघटन किया जाएगा, और जल अपघटन किसकी उपस्थिति में, यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में, जब इसका जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन कराने से NH3 प्लस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। जब इस अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, तो यहां पे देखो नाइट्रोजन 2, लेकिन उत्पाद की तरफ 1 है, 2 हाइड्रोजन 2 4 6 कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2। तो यूरियज एंजाइम की उपस्थिति में अब यूरिया को अमोनिया एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसी प्रकार जो टाइलिन है, जो स्टार्च, इस स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए
दो एंजाइमों के द्वारा इनको ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है, जिनमें एक होता है एमाइलेज तथा दूसरा होता है टाइलिन। अर्थात एमाइलेज एंजाइम है, ये भी स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, और दूसरा है टाइलिन जो एंजाइम है, ये टाइलिन एंजाइम है, ये किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है, और लार में पाए जाने के कारण ये टाइलिन एंजाइम है, ये भी ग्लूकोज स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ये तो हो गई क्या कि कौन सी अभिक्रिया है जिनमें कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। तो एंजाइम उत्प्रेरण में जो ये एग्जाम्पल है इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं कि जो एंजाइम जो उत्प्रेरण है अर्थात जो एंजाइम है इनके क्या क्या गुण होते हैं। तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले एंजाइम के गुण। सबसे पहला गुण है कि जो एंजाइम है ये विशिष्ट प्रकृति का होता है। विशिष्ट प्रकृति का क्यों होता है? क्योंकि एक एंजाइम केवल एक ही रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। अर्थात पहला है कि जो एंजाइम है इनकी जो प्रकृति होती है ये क्या होती है, विशिष्ट प्रकृति। एंजाइम की प्रकृति विशिष्ट होती है क्योंकि ये एक विशेष अभिक्रिया का ही उत्प्रेरण करते हैं, अर्थात एक विशेष अभिक्रिया को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। सेकंड है कि जो एंजाइम है इनकी प्रकृति होती है कोलॉइडी, अर्थात ये कोलॉइड प्रकृति के होते हैं। और कोलॉइड प्रकृति के होने के कारण होता क्या है कि इनका विद्युत अपघटन कराने पर, अर्थात एंजाइम है इनकी कोलॉइड प्रकृति के कारण जब इनका विद्युत अपघटन किया जाता है तो विद्युत अपघटन कराने पर ये स्कंदित हो जाते हैं, अर्थात इनके जो कण हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद में है थर्ड कि जो एंजाइम है ये इनकी क्रियाशीलता के लिए कितना तो ताप और कितनी पीएच। तो यहां पे देखो कि एंजाइम है ये 25 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 7 पीएच अर्थात उदासीन जो माध्यम है उस पे क्या होता है, अधिक क्रियाशील होते हैं। अर्थात एंजाइम की क्रियाशीलता यानी एंजाइम है ये 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस ताप, और अगर पीएच की बात करें तो ये 7 पीएच पर क्या होता है, क्रियाशील होते हैं। दूसरा क्या है कि एंजाइम की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया है उनका वेग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अर्थात जो एंजाइम है इनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है ये लगभग 10 लाख गुना अधिक हो जाता है। अभिक्रिया वेग लगभग 10 लाख गुना, अर्थात इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया का जो वेग है ये 10 लाख गुना अधिक हो जाता है। 5 गुण, एक होता है एंजाइम विष और एक होता है एंजाइम वर्धक। एंजाइम विष क्या है कि ऐसे पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ये कौन कौन से पदार्थ हैं जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम करते हैं। दूसरा क्या है, एंजाइम वर्धक, यानी ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अर्थात एंजाइम की क्रियाशीलता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे पदार्थ एंजाइम विष के बारे में देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब कम कर देते हैं तो वो तो क्या कहलाते हैं, एंजाइम विष। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, तो एक तो जो हाइड्रोजन साइनाइड और एक है कार्बन डाइसल्फाइड। यानी हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन डाइसल्फाइड है ये एंजाइम की जो बंधनी सतह है उस बंधनी सतह के साथ जुड़ जाता है और जुड़ करके एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक,
इसके बाद में है एंजाइम वर्धक, यानी ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अर्थात जिनकी उपस्थिति में एंजाइम की क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, वो एंजाइम वर्धक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखो एंजाइम जो वर्धक है, धातु और जो धातु आयन है, ये एंजाइम के साथ बंधित होकर और उनकी क्रियाशीलता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये हो गए एंजाइम के गुण। एंजाइम के गुणों में पहला गुण है विशिष्ट प्रकृति होती है, दूसरा इनकी कोलोइडी प्रकृति होती है, और कोलोइडी प्रकृति के कारण जब इनका विद्युत अपघटन किया जाता है तो ये स्कंदित हो जाते हैं। इनके ताप यानी कौन कितने ताप पर ये क्रियाशील होता है, तो एंजाइम की क्रियाशीलता के लिए जो ताप है वो 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए और उदासीन माध्यम होना चाहिए। इसके बाद में क्या है कि एंजाइम की उपस्थिति में जो रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है ये लगभग 10 लाख गुना अधिक हो जाता है। अब एंजाइम जो विष है, ये एक पदार्थ होता है, ये एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं, जबकि एंजाइम जो वर्धक होते हैं ये एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जबकि एंजाइम जो विष है क्रियाशीलता को कम करते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि, अर्थात जो एंजाइम है ये अभिक्रिया की क्रियाविधि को किस प्रकार से उत्प्रेरित करता है। तो यहां पे देखो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि। एंजाइम जो उत्प्रेरित जो अभिक्रिया है, यानी जिस अभिक्रिया का एंजाइम उत्प्रेरण करता है उसकी क्रियाविधि है वो किस सिद्धांत पर आधारित है और किस प्रकार से ये उस अभिक्रिया का उत्प्रेरण करते हैं। तो यहां पे देखो
यहां पे देखो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, तो एंजाइम की उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि को ताला कुंजी सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। ये एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि का जो ताला कुंजी सिद्धांत है, ये एमिल फिशर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये ताला कुंजी सिद्धांत क्या है कि जिस प्रकार से एक विशेष ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एंजाइम भी एक विशेष क्रियाधार या जिसको कहा जाता है सबस्ट्रेट पर क्रिया करता है, अर्थात कार्य करता है। एंजाइम है ये, इस एंजाइम है ये इस क्रियाधार के साथ क्रिया करके जिसको कहा जाता है सबस्ट्रेट, इसके साथ क्रिया करके और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, ये एंजाइम सबस्ट्रेट जो संकुल है, ये क्या होता है अस्थायी, और अस्थायी होने के कारण इनका क्या हो जाता है विघटन, अर्थात ये टूट करके और उत्पाद एवं एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात सबस्ट्रेट टूट करके उत्पाद में, जबकि अभिक्रिया के अंत में एंजाइम पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये क्या हो गया कि एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि, अर्थात एंजाइम है ये किस प्रकार से उत्पाद में परिवर्तित होता है और अभिक्रिया के दौरान स्वयं अपरिवर्तित। तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको ताला कुंजी सिद्धांत के द्वारा समझाया जाता है। ताला कुंजी जो सिद्धांत है ये एमिल फिशर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार जिस प्रकार से एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक एंजाइम भी एक विशेष प्रकार के सबस्ट्रेट पर क्या करता है कार्य करता है। यह किस प्रकार से कार्य करता है, एंजाइम क्रियाधार के साथ जुड़कर अर्थात सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर के एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल का क्या करता है निर्माण करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट जो संकुल है ये क्या होता है अस्थायी, और अस्थायी होने के कारण ये तुरंत विघटित होकर के अर्थात अपघटित टूट करके और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, और एंजाइम है ये अभिक्रिया के अंत में प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसके बाद में है जियोलाइट उत्प्रेरण या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। अब ये जियोलाइट उत्प्रेरण होता क्या है और आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या है, अर्थात जियोलाइट उत्प्रेरण को ही आकार वर्णात्मक जियोलाइट, ये जियोलाइट क्या है उत्प्रेरण या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो यहां पे देखो जो जियोलाइट जो उत्प्रेरण है, तो जलयोजित सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट अर्थात Na2 Al2 Si2O8.XH2 अर्थात सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट और कैसा जलयोजित, इस जलयोजित सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है, इसको जियोलाइट या फिर इसी को कहा जाता है परम्यूटेट, अर्थात जलयोजित सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट को जियोलाइट या परम्यूटेट कहा जाता है। इस सोडियम एल्यूमिनो जो सिलिकेट है इसको संक्षेप में Na2Z कहा जाता है। अब यहां पे देखो ये किस प्रकार से कार्य करता है, अर्थात अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है। तो जो जियोलाइट जो उत्प्रेरक है, इन जियोलाइट उत्प्रेरकों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र या गुहाएं क्या होती हैं उपस्थित होती हैं, और इन गुहाओं की उपस्थिति के कारण ये जो गुहाएं होती हैं, इन गुहाओं का आकार 260 से 720 पिकोमीटर होता है। इन गुहाओं की उपस्थिति के कारण होता क्या है कि यह जल को क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है,
और जल को अवशोषित करने के कारण ये क्या हो जाता है, जलयोजित हो जाता है, जिसका उपयोग ये जो जियोलाइट है, इस जियोलाइट का जो उपयोग है ये आयन विनिमय, क्योंकि अपन पढ़ते हैं जल की कठोरता, जल की जो कठोरता होती है 2 प्रकार की होती है, जिनमें एक होती है अस्थायी और एक होती है स्थायी कठोरता। तो जो स्थायी जो कठोरता है उसको दूर करने का उपाय है कि जो जियोलाइट है इसका जो उपयोग है यह आयन विनिमय विधि द्वारा कठोर जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जब जियोलाइट उत्प्रेरक है, इस जियोलाइट उत्प्रेरक को क्या किया जाता है, निर्वात में रखा जाता है, अर्थात निर्वात में जब इस जियोलाइट को गर्म किया जाता है तो ये जियोलाइट है ये सभी जल के अणु को त्याग कर क्रियाकारक अणु को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, अर्थात जल के अणु को त्याग कर क्रियाकारक अणु का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रकार ये क्या करता है, अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है। अब यहाँ पे देखो कि जो जियोलाइट उत्प्रेरक है इनके 2 उदाहरण दे रखे हैं, तो जिनमें क्या है कि एक तो है Na2Al2Si2O8.XH2 अर्थात जलयोजित सोडियम एल्यूमिनो जो सिलिकेट है इसको भी जियोलाइट उत्प्रेरक कहा जाता है, और एक आता है ZSM5, और ये ZSM5 है ये RBSC राजस्थान बोर्ड जो सेकेंडरी एग्जाम है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जाम, इनमें 2017-18 में पूछा गया था। अब क्या क्वेश्चन था कि ZSM यानी कौन सा जियोलाइट उत्प्रेरक है जिसका उपयोग पेट्रोल को, जिसका उपयोग अल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने में किया जाता है। तो ZSM जो 5 है जियोलाइट उत्प्रेरक, इसका उपयोग अल्कोहल को गैसोलीन या जिसको पेट्रोल कहा जाता है उसमें परिवर्तित, यानी अल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने में इस जियोलाइट उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहां तक पढ़ा कि ये किस प्रकार से यानी कार्य करता है। तो जलयोजित जो सोडियम एल्यूमिनो जो सिलिकेट होता है उसको कहा जाता है जियोलाइट, या इसी को कहते हैं परम्यूटेट। ये जो जियोलाइट है इसको संक्षिप्त में यानी शॉर्ट फॉर्म में Na2Z के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये जो जियोलाइट उत्प्रेरक है इनकी सतह पर छोटी छोटी गुहाएं या छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों की उपस्थिति के कारण यानी इनका जो आकार है 260 से 720 पिकोमीटर होता है। इनकी उपस्थिति के कारण ये जल के अणु को अवशोषित करके और जलयोजित हो जाता है। जलयोजित होने के कारण होता क्या है कि जो जियोलाइट है अब इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो जब जल की जो कठोरता होती है कठोर जल को मृदु बनाने में, और किसके द्वारा, आयन विनिमय विधि के द्वारा कठोर जल को मृदु में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो जो जियोलाइट है ये जल के अणु का क्या कर लेता है, अवशोषित कर लिया जाता है, लेकिन जब इसको निर्वात में गर्म किया जाता है तो जो जियोलाइट है ये सभी जल के अणु को त्याग कर क्रियाकारक अणु को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, अभिक्रिया का उत्प्रेरण करता है। यहाँ पे देखो जो जियोलाइट जो उत्प्रेरक है उसके 2 एग्जाम्पल हैं, जलयोजित सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट और ZSM5। ये जो ZSM5 जो जियोलाइट उत्प्रेरक है ये अल्कोहल को पेट्रोल में परिवर्तित करने में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए अपने पृष्ठीय रसायन का एक पार्ट जो कि इसके ऊपर आधारित है, अधिशोषण अवशोषण के ऊपर, जो क्या हो गया कंप्लीट। अब यहाँ इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है वो है कोलॉइड। अब ये कोलॉइड क्या है इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो